नमस्कार। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। दोपहर तक परिणाम घोषित होंगे। इस चुनाव के परिणाम लिटमस टेस्ट जैसे रहेंगे, क्योंकि मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, शेखावटी और मेवात, इन 5 अंचलों में किस पार्टी की कैसी हवा है, इसका पता चलेगा। जीतने वाले अधिकतर प्रत्याशी पहली बार विधानसभा में पहुंचेंगे। दौसा, झुंझुनू, चौरासी, रामगढ़, सलूम्बर, देवरी, उनियारा और खीवसर सीटों पर क्या परिणाम आने के आसार हैं? 7 सीटों में से कितनी सीटें जीतती सत्ताधारी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस जीत पाएगी, ये भी सवाल बना हुआ है। कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से नेताओं की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम भजनलाल शर्मा के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के लिहाज से 10 महीने के कार्यकाल के आधार पर जनता ने वोट दिया है, जबकि संगठन के लिहाज से बीजेपी की रीति नीति और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की साख भी चुनाव में लगी है। बीजेपी की जीत हुई चुनाव में या ज़्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती तो सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का भी कद बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के कई कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव के परिणामों पर टिका हुआ है। दौसा सीट पर बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। खीवसर में हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा, आरएलपी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। झुंझुनू में निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी अपने गढ़ बचा पाएगी? चुनाव में कौन कौन से दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? 84, सलूम्बर और खीवसर में त्रिकोणीय मुकाबले में कौन है भारी? क्या सलूम्बर में बीजेपी और रामगढ़ में कांग्रेस के लिए सहानुभूति लहर काम करेगी? देवली, उनियारा में थप्पड़ मार राजनीति करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की स्थिति क्या है, जो फिलहाल जेल में है? आदिवासी क्षेत्र में 84 और सलूम्बर में भारत आदिवासी पार्टी की चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? क्या अब की बार बीजेपी या कांग्रेस आदिवासी सीट 84 में पैर जमा पाएगी? का वर्चस्व चुनाव में कायम रहेगा। बीजेपी की जीत सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ ही किस किस नेता के कद बढ़ाएगी? कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं की राजनीतिक सेहत पर चुनावी परिणाम का असर पड़ेगा? महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव परिणाम आएगा। दोनों राज्यों के साथ राजस्थान की तस्वीर कैसी रह सकती है? इस चुनाव परिणाम का राजस्थान की राजनीति और विधानसभा की तस्वीर पर कितना फर्क पड़ने वाला है? दिग्गज नेताओं पर चुनाव परिणाम क्या असर डाल सकते हैं? आज सबसे बड़े मुद्दे में बात होगी 7 सीटों के संग्राम की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ कराएंगे आपसे। उसके पहले कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 7 सीटों पर मतदान। जितेंद्र मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता। राजेश कटारा कांग्रेस की तरफ से, चेतन राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजपुरोहित साहब, कल क्या कुछ होने वाला है? चेतन जी, कल तो परिणाम आएंगे और हमने अभी बात की अपनी शुरुआती मैंने बात बताया किस तरीके से तमाम नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है और बीजेपी के लिए भी ये बहुत अहम होने वाला है। भजनलाल शर्मा का कद और बढ़ सकता है, उनका राजनीतिक हैसियत जो है। मदन राठौर अध्यक्ष बनने के बाद उनके पहला चुनाव ये होने वाला है, तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। क्या एनालिसिस है आपका कल के चुनाव को लेकर? पता चल जाता है, लगभग कार्यकर्ताओं को पता चल जाता है, संगठन को पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग काम करते हैं क्षेत्र में। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं होता कि चुनाव आए और मैदान में चला गया। सतत प्रक्रिया चुनाव। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके और संगठन के पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक और केंद्रीय नेतृत्व तक पूरा वाच रखते हैं कि हाउ टू विन द इलेक्शन। पिछले चुनाव में हमसे क्या कमियां रह गई थी कि 2023 में हम नहीं जीत पाए थे, उन कमियों को दूर करते हुए हम सतत रूप से, जब से सरकार आई है, 2023 के चुनाव हो चुके थे, तभी से हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि किन कमियों से, किन बूथों पे हमारी कमजोरियां रही और किन कारण से हम उन बूथों पे पीछे रहे। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब मतदाता के बीच में जाता है तो क्या लेके जाता है? वो लेके जाता है राज्य सरकार द्वारा 10 महीने में किए गए काम और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 10 साल से लोक कल्याणकारी काम जनता के हुए हैं और जनता को राहत मिली है। देखो राहुल जी, केवल घोषणा करने से किसी भी संगठन का, किसी भी सरकार का काम नहीं चल सकता जब तक वो योजना धरातल पर नहीं उतरे। और धरातल पर उतरने के बाद में उसके जो लाभार्थी है
उस लाभार्थी को लाभ मिले जिसमें कोई जाति धर्म उसको नहीं देखा जाए और सभी को समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदाता के बीच में जाता है तो वो अपनी बात रखता है, अपनी बात रख करके और कहता है कि हमने आपके लिए क्या, आप हमारा समर्थन करो, आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए और मिलता भी है। 2023 के चुनाव में आपने देखा था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। अब 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसके लिए हमने रात और दिन मेहनत की और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कल सुबह फिर आपके साथ डिबेट में रहूंगा, मैं लगभग रहूंगा पूरे दिन और उस समय भी अपन बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी ईवीएम की राजनीति नहीं करती है, ईवीएम खराब नहीं बताती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाती है, चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाती है और केवल हम ये कहते हैं हाँ हम हारे हैं, जनता का हमें आशीर्वाद नहीं मिला है, हमारी कमियां हम समीक्षा में दूर करने का प्रयास करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसी बलबूते पर डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से जो हमने वादे किए थे संकल्प पत्र के अंदर, उन वादों को 40% वादों को हमने जैसे पूरा किया, चाहे 450 रुपए सिलेंडर की बात हो, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, हर थाने के अंदर महिला डेस्क स्थापित करने की बात हो, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बात हो, चाहे बिजली की बात हो और तो और युवाओं की नौकरियां जिस प्रकार से पिछले 5 साल लूटी गई थी उसमें भी एसआईटी गठन करके और जिस प्रकार से एसआईटी ने काम किया और दिखाया, धरातल पर दिखाया कि काम कर रही पुलिस वही है। राहुल जी, पुलिस नई नहीं आई है, वही प्रशासन है, लेकिन सरकार का जो विल पावर होता है और जब नीति होती है और नियत ठीक होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकार संरक्षित माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो स्वास्थ्य माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे पेपर लीक माफिया हो, तब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और घटना में बढ़ोतरी होती है। इन बातों को ध्यान में रख करके जो जो वादे हमने चुनाव के अंदर 2023 में संकल्प पत्र में किए थे उनको पूरा करने का काम किया और हम लोग जब जनता के बीच में गए तो जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता जाता है तो वो बात करता है अपने काम की, अपने विकास की, पार्टी के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कामों की। कभी भी जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, केवल एक ही राजनीति करती है, विकास। और हमारे लिए 4 ही जातियां, गरीब, युवा, महिला और किसान। इसके अलावा हम कोई जाति ढूंढते भी नहीं है, सर्च भी नहीं करते। हमारे लिए 4 महत्वपूर्ण है, इन चारों के लिए हमें काम करना है। बाकी जो भी है उन सब के लोक कल्याण को। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी इज्जत घर योजना लाए थे, शौचालय योजना लाए थे, हमारे विपक्ष के मित्र हंसते थे कि ये क्या योजना है, लेकिन आपको पता होगा ठीक आज है, गांवों के अंदर जब आप जाते हैं तो उन महिलाओं को जो ठीक है, सम्मान बहुत सारी मिला है, बातें चेतन राजपुरोहित जी ने बताई हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए। पिछले महीनों का कामकाज, राज्य सरकार का और केंद्र का भी कितना प्रभाव रहा है उन्होंने बताया। राजेश कटारा साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राजेश कटारा साहब, बहुत सारी बातें चेतन राजपुरोहित जी ने बताई और एज इट इज यही सब बातें चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल की गई थी। क्या तोड़ उस समय आप लोगों ने निकाला और कल जब अब मतगणना का अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, राउंड क्लॉक चल रही है, 8 बजे सुबह मतगणना होगी, क्या लग रहा है आपको, क्या आप लोग काउंटर कर पाने में सफल हो पाए? देखिए राहुल जी, जनता माई बाप है। दावे के साथ कुछ भी कोई नहीं कह सकता। दावे के साथ तो वही लोग कह सकते हैं जो मतलब अपने आप में पता नहीं क्या समझते हैं। दावा क्या है, जनता ने जो समर्थन दिया है, वो जनाधार दिया है, वो सबको स्वीकार करना होगा। दूसरा, जिस सरकार को उदासीनता के चलते हुए इस बार वोटिंग कम हुई है, तो वो जनता सरकार से परेशान है, इसलिए वोटिंग कम हुई है। उन्हें वोटिंग भरसक की होनी चाहिए थी। लोगों को विश्वास उठ चुका बीजेपी से। जिन बातों को लेके आए थे, महिला अपराधकरण के, महिला में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, रोज क्या हो रहा है, रोज बलात्कार, रोज हत्याएं, रोज लूटपाट, ये सारे मुद्दे इस तरह से उछले हुए राजस्थान में। और आपने देखा अभी उनियारा और देवली में जो हुआ, जो राजस्थान सरकार के मुंह पर तमाचा है, ये राजस्थान पर कलंक है। उस कलंक को पूरी राजस्थान की जनता याद करेगी। जिस तरह से आम जनता को भुगतना पड़ा, सरकार की नाकामी, सरकार डिसीजन लेने में असमर्थ है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान से नहीं बल्कि दिल्ली से चलती है। ये सारे मुद्दे सामने हैं। इन्होंने कहा था कि डीजल पेट्रोल की रेट हम पड़ोसी राज्यों की बराबर करेंगे, क्या पड़ोसी राज्यों की बराबर कर दिए क्या इन्होंने? कोई राज्य नहीं किए इन्होंने। जनता हर तरफ त्राय त्राय कर रही है। आप चिरंजीवी योजना को देख लीजिए, 25 लाख रुपए का इलाज कांग्रेस दे रही थी, जो ये 5 लाख पे ले आए। हम 850 रुपए 25 लाख का प्रीमियम दे रहे थे, ये 5 लाख पे 850 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं।
इनके मंत्रियों को क्षेत्र में जाकर के भीख मांगनी पड़ती है। मैं भीख मांगने आया हूं, मेरी झोली में भीख डाल दीजिए। अगर विकास की बात करते हैं तो उनको प्रचार करने ही जाना चाहिए था। विकास तो मुंह से बोलता है, विकास पे अगर डिपेंड रहते हैं तो क्यों गए गली गली, क्यों घूमे? सारे मंत्री संतरी और सारे लगा दिए। और आपस में भी इनमें इतना कलह है कि इनकी स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे सिंधिया थी। वसुंधरा राजे सिंधिया आज तक कभी प्रचार प्रसार में नहीं देखी। कहाँ है वो? आपस में सामंजस्य नहीं है। कोई मंत्री गाली देता है, इनके यूडीएच मिनिस्टर ने लालसोट विधायक के लिए क्या क्या शब्द बोले। तो ये सारी चीज जनता देख रही है। भाषण देना अलग तरह की बात है। प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आए, इन्होंने भी चुनाव देखा कि 400 पार का नारा दिया था इन्होंने। उसके बाद आप देखिए 50% जमीन राजस्थान से खिसक गई इनकी। अगर इतनी वो होती तो इनको और पिछली बार की बराबर सीट मिलती। ईआरसीपी की बात करते हैं, ईआरसीपी पर आज तक ये एमओयू विधानसभा पटल पर नहीं रख पाए। विधानसभा में बता नहीं पा रहे क्या एमओयू हुआ। क्या हक नहीं है विपक्ष का ये जानने के लिए कि भाई आपने क्या किया है? आज तक कुछ नहीं बता पाए। कहीं कुछ नहीं रुक रहा, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। सब बिल्कुल सरकार पूरी फेल हो चुकी है। सिर्फ भाषणों से ही सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर, राहुल जी। तो ये सब जनता ने देखा है और भुगता है, जनता भुगत रही है। तो जितेंद्र मीना साहब, ये सब बातें आप लोग जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, आपको ये लग रहा है? जी राहुल जी, बिल्कुल हम जो क्योंकि पिछले क्योंकि 10 कैंपेन महीने आपका भी से लगभग इसी तरीके से रन करा है। राजेश कटारा जी की बात पर सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कैंपेन लगभग आपका भी ऐसा ही है। देखिए, बिल्कुल पिछले 10 महीने में सरकार की जो नाकामियां रही हैं, उन सबको हमने जनता के सामने रखा था। और खास करके आदिवासी इलाकों में ये नाकामियां और ज्यादा है, क्योंकि खासकर सलूम्बर सीट पर देखें तो पिछले 3 बार से बीजेपी चुनाव जीतती रही है। लेकिन आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं ले लीजिए, सड़क पानी की समस्या ले लीजिए, जस की तस है। तो ऐसे में सलूम्बर जैसी सीट पे तो स्थिति और ज्यादा खराब थी बीजेपी की, क्योंकि वहां कोई काम वो नहीं कर पाए थे। और इसीलिए उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे अपराधों का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों के ऊपर जो हमले हो रहे थे उन सब का मुद्दा हो। उन सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे। और जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, जनता ने हम लोगों को जो विश्वास जताया है और जो फीडबैक हमारे पास है, क्योंकि हम लोग 2 ही सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, 84 और सलूम्बर, वो दोनों जगह के फीडबैक हमारे पक्ष में है। हाँ, एक आशंका जरूर जताई जा रही है कि कल जब मतगणना होगी तो वहां पर मतगणना स्थल पर गड़बड़ी की आशंकाएं हम लोग जता रहे हैं। वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी वहां पर धांधली कर सकती है, उनके लोग वहां पर गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए उसको लेकर के जरूर हम लोग प्रशासन के भी संपर्क में हैं और बाकी सब लोगों के साथ में मिलकर के कि भाई किसी भी तरीके का अगर उस इलाके में, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से 84 को नहीं पचा पा रही, वैसे सलूम्बर की हार को भी नहीं पचा पाई। तो हम उसको देखते हुए भी सचेत है और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जी मीना साहब, आपका जो पूरा कैंपेन है वो अभी, जैसे मैंने अभी बात भी आपकी सुनी, बीजेपी पर ही फोकस्ड है। हर बात आपकी बीजेपी को काउंटर करने के लिए हो रही। क्या कांग्रेस पार्टी को आप लोग चुनौती मान ही नहीं रहे क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी, अगर मैं 84 की बात करूं तो कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट तक आते आते इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर दिया 84 सीट पे। और कुछ इसी तरीके की स्थितियां जो है सलूम्बर में भी देखने को मिल रही थी। तो कांग्रेस और बीजेपी खास करके दक्षिणी राजस्थान के मसले पर कई बार हमने देखा है, चुनावों के दौरान भी देखा है। पिछले जब 2021-22 में जब जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे, तब दोनों ने अलायंस करके जो है चुनाव लड़ा, तब बीजेपी के खिलाफ है। तो इस तरीके की चीजें हम लोग देखते रहे, इसलिए दोनों को हम एक मान करके चल रहे। दोनों हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बीजेपी क्योंकि आज की तारीख में सत्ता में है और उसकी जो नाकामियां है उसको बताना जनता के लिए जरूरी, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी विपक्ष में है। उनकी नाकामियों को तो जनता ने देखा है और इसीलिए वो आज की तारीख में विपक्ष में है। तो उन पर कुछ कहना भी ज्यादा ठीक नहीं होगा। जी, तो आपने बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र मीना की बात सुनी, कांग्रेस के राजेश कटारा ने अपनी बात रखी और चेतन राज पुरोहित जी ने बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत की थी। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ हैं राजस्थान की राजनीति पर, और अभी जो मतगणना कल होने वाली है, पूरा जो प्रचार हुआ, कैंपेन जो रन हुआ उपचुनावों का, इस पर बारीकी से पैनी नज़र रखे हुए थे सुशांत पारिक। सुशांत, क्या आपका शब्द रहने वाले हैं कल की मतगणना से पहले? क्योंकि बहुत सारी बार डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, पूरे चुनावों में लगातार हमारा डिस्कशन रहा, लेकिन अब जब कल परिणाम सामने आने वाले तो उससे पहले क्या एनालिसिस, फाइनल एनालिसिस सुशांत पारिक आपका? बिल्कुल राहुल, बहुत दिलचस्प चुनाव हुए हैं और उपचुनाव में इस तरह के मुकाबले आमतौर पे नहीं देखे जाते। पूरे राजस्थान का जो एक मिजाज है
वो इन सीटों के जरिए समझा जा सकता है, चाहे वो पूर्वी राजस्थान की बात करें, आदिवासी बेल्ट की बात करें या झारखंड की जो सीटें हैं। लेकिन जो बड़ी बात रही है इस इलेक्शन की, कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का अपर हैंड था, इस बार भाजपा जो है टिकट वितरण के साथ ही इस बात को समझ गई थी कि इन चुनावों को हल्के में नहीं लेना। हालांकि चेतन जी कह रहे थे कि हमने किसी भी चुनाव को कभी हल्के में नहीं लिया, लेकिन इस बार टिकट वितरण में भाजपा बहुत बेहतर दिखी। और उसके बाद जो बगावती तेवर वाले नेता थे उनको साधने में, खासतौर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, इनकी जोड़ी ने जो सत्ता संगठन का तालमेल दिखाया, उससे इस पूरे चुनाव में अपर हैंड रहा है, इसमें दो राय नहीं है भाजपा का। क्योंकि हम भी जब ग्राउंड पर गए, हालांकि ये अलग बात है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से, लेकिन जमीन पर 10 महीने के कामकाज को लेकर ज्यादा बात नहीं होती राहुल, और विपक्ष को लेकर उस तरह की बातें भी नहीं होती। बड़ी बात यह है कि जातिगत समीकरण क्या है सीटों पर, किस प्रत्याशी के साथ कौन सा बड़ा नेता है और किसके कहने पर किसको टिकट मिला है, ये सारे समीकरण हमें दिखाई दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो झुंझुनू की एक ऐसी सीट जो कांग्रेस जहां पर मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने वहां चुनाव लड़ा, कांग्रेस को नुकसान हुआ, इसमें दो राय नहीं है। रामगढ़ की सीट पे कांग्रेस का पलड़ा सिंपैथी के लिहाज से भारी है, लेकिन सलूम्बर में यही चीज भाजपा के पक्ष में है। लेकिन उसके बावजूद बीएपी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने सलूम्बर और 84 बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। कांग्रेस इस बार गठबंधन में नहीं थी, इसका खामियाजा कांग्रेस को हुआ है। हालांकि लॉन्ग टाइम में इसके फायदे भी हैं, संगठन आपका जो लोकसभा चुनाव में बिखर गया था, वापस आपके प्रत्याशी हैं, उनके फेवर में जुटते हैं। लेकिन आप ये देखिए, सरकार का लिटमस टेस्ट है राहुल, इसमें दो राय नहीं है। ये बात सरकार भी जानती है, मुख्यमंत्री भजनलाल जो शर्मा है वो जानते हैं कि 11 महीने के कामकाज पर जनता की राय क्या है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि बहुत उम्मीदें बढ़ गई थी विपक्ष के रूप में लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन उस तरह की एकजुटता नहीं दिखाई दी। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ही इस पूरे चुनाव में दिखे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत पूरे जो है उस कैंपेन में उस तरह से नहीं नजर आए। लेकिन साथ ही हनुमान बेनीवाल की खींवसर की जो सीट है, अगर वो गढ़ वहां बचा पाते हैं तो पार्टी वाकई और मजबूत होगी। लेकिन गढ़ जिस तरीके से भाजपा ने वहां पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है, आसान नहीं होगा। और अगर गढ़ लूज कर जाएंगे तो फिर पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन बाप पार्टी क्या जिस तरीके से सलूम्बर की खबरें हैं, अच्छा चुनाव लड़ा है, किस तरह का परिणाम रहता है, तो विस्तार के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये सारे परिणाम जो हैं सभी सातों सीटों के राहुल, बहुत सारे नेताओं का सियासी भविष्य, सियासी कद भी तय करेंगी, और क्षेत्रीय पार्टियों का जो वजूद है उस पर भी आने वाले दिनों में दशा दिशा क्या रहने वाली है वो भी तय करने वाली है। राजेश कटारा साहब, सुशांत जी ने एक बात कही कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, हालांकि उनको अलग अलग जिम्मेदारी, अशोक गहलोत साहब को भी अलग जिम्मेदारी दी गई थी इन चुनावों में अन्य प्रदेशों में, लेकिन आपके यहाँ तो उनका जो मूल जो गृह जो होम पिच है वो तो राजस्थान की है। सचिन पायलट का भी इतना इन्वॉल्वमेंट इस बार नज़र नहीं आया, हालांकि कुछ बयान उनके ज़रूर सामने आए, वो एक आध बार उन्होंने दौरा भी किया, लेकिन वो इतना एक्टिवनेस नहीं नज़र आया। आपको लगता है कि ये जो आपके बड़े नेताओं ने दूरी बनाई रखी इन चुनावों से, या उनको किसी और कामों में उलझाए रखा केंद्र ने आपके, ये घाटा साबित हो सकता है, एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है अगर आप लोग हारते हैं तो? देखिए राहुल जी, ये कोई मायने नहीं रखता। अपने सचिन पायलट जी राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव अच्छा, भी ये हैं। कोई मायने नहीं एक रखता? मैसेज होता है पार्टी का, पार्टी की ये नीति मैं रीति कह रहा से हूँ राजेश चुनाव होता है। साहब, ये कुछ मायने नहीं रखता कि मतलब सचिन पायलट, अशोक गहलोत आपके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये मायने रखता ही नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं राहुल जी, मायने नहीं रखते हैं, मतलब वो आए हैं चुनाव प्रचार, जहां उनकी जरूरत पड़ी है वहां आए हैं। उनका एक मैसेज होता है नेताओं का, ऐसा नहीं है। उन पे एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो दूसरे राज्य के भी प्रभारी हैं, तो वहां भी जाना पड़ता था, महाराष्ट्र भी गए, सब जगह गए, और यहाँ भी प्रचार प्रसार उन्होंने किया। ऐसा नहीं है, कंटिन्यू सब नेताओं ने एकजुटता से प्रचार किया। जहां जिसकी जरूरत है वो पूर्ण रूप से वहां पे आए, पूरा समर्थन दिया है, पूरे समर्थन मन से पार्टी का काम किया है। पार्टी की नीति रीति से वोट पड़ता है। पार्टी कांग्रेस की नीति रीति है। कांग्रेस हमेशा विकास पे ही भरोसा करती है। कांग्रेस कभी भाषणों पर भरोसा नहीं करती, आज तक आपने देखा हो। बीजेपी का एक सबसे बड़ा काम है कि वो सुबह एक ट्रक भर के ले जाती है गालियों पर, शाम तक कांग्रेस की दे करके वो घर आ जाती है। इनकी भाषण की शुरुआत ही कांग्रेस को गाली देने से होती है। ये कई तरह की बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास। अब वो बात करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुका।
बाकी की सब जनता जानती है, सबका साथ सबका विकास किस तरह से करते हैं, किस तरह से बदले की भावना से ये कार्रवाई करते हैं। इलेक्शन आते, इलेक्शन मोड में ये लोग ईडी, सीबीआई और सेबी तमाम तरह की कंपनियों को काम में लेते हैं। ये सारी चीज जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि किस चीज का कभी उपयोग कर रहे हैं। ये जो बदले की भावना से कार्रवाई है, और अभी ये उनियारा हुआ जो कांड हुआ, ये बड़ा ही शर्मनाक कांड था। ये भी जनता ने देखा कि किस तरह से सरकार नाकाम साबित हुई। उस नाकामी की वजह से आम आदमी को जो भुगतना पड़ा, रात के समय आप देखो महिलाओं के साथ क्या हुआ, छोटे ठीक है। छोटे बच्चे थे उनके साथ भी क्या हुआ, ठीक है। क्या कितनी पत्थरबाजी हुई। तो इस सरकार को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, सारा इंतजार दिल्ली ठीक से है। नहीं करना ठीक है चाहिए। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित साहब, जी, आपके प्रमुख नेता किरोड़ीलाल मीणा, कहा जा रहा है भाई दौसा पे उनकी साख दांव पर है और उनके भाई को टिकट दिया गया है, लेकिन मुकाबला वहां काफी कठिन है। जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से कद बढ़ेगा, लेकिन अगर हार जाते हैं तो फिर? मैंने तो राहुल जी कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख और वार्ड प्रमुख भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनौती स्वीकार करता है। हमारे चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे थे कि कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये संघर्ष कर रही है, तीसरे नंबर की पार्टी है राजस्थान में। आप क्यूसर आइए ना, क्यूसर में कांग्रेस प्रत्याशी को 2023 के चुनाव में केवल मात्र 21,000 मत मिले हैं। टक्कर में कौन था? बेनीवाल जी की पार्टी, आरएलपी और बीजेपी। हम लोग 2000 वोटों से चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, हम हार गए, हमारे अंदर कमी रही, हमने कभी ईवीएम का रोना नहीं रोया। इसी प्रकार से आप आ जाइए सलमपुर में, इसी प्रकार से आप 84 में आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, कांग्रेस है कार टक्कर में। कांग्रेस इसीलिए बार बार कभी तो हनुमान जी के पांव पकड़ रही थी, कभी बीजेपी के पास जा रही थी, लेकिन किसी ने इनको गले नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कांग्रेस जिसके साथ जाएगी वो पार्टी डूब जाएगी, ये समझ चुके हैं। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी बातें की अभी। आप तो एक बात बताइए ना, सचिन पायलट जी क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि सचिन पायलट जी भूले नहीं है, निकम्मा, गद्दार, नकारा। उसके बाद में इससे भी बढ़कर क्या किया? इससे बढ़कर ये क्या कि कांग्रेस इतिहास की पहली पार्टी है जिसने अपने विधायकों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस वो पार्टी है जो 25 सितंबर की घटना, राहुल जी आप शायद भूले नहीं होंगे, खड़गे जी उस समय आए थे प्रभारी बनकर अजय माकन के साथ, और शांति धारीवाल जी के घर पे जिस प्रकार से पैरेलल विधायक दल की मीटिंग हुई, तो ये खर्ची और पर्ची की सरकार जो 5 साल तक चली थी, जनता ने इनको नकार दिया। और तो और इन्हीं के सचिन पायलट ने यात्रा निकाली थी। क्यों निकाली थी? युवाओं को न्याय दिलाने के लिए निकाली थी। इन्हीं लोगों ने लाठी तंत्र स्थापित किया था, युवाओं पे लाठी, वीरंगनाओं पे लाठी, डॉक्टरों पे लाठी, किसानों पे लाठी, किसी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जो एक समय 65 साल पुरानी, 70 साल पुरानी जो पार्टी है, 405 सीटें लाने वाली पार्टी है, वो 40 पे आ गई राहुल जी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी विरोध के नाम पर आप देश का विरोध मत कीजिए, आप रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाइए, आप विधानसभा में मुद्दे रखिए, आपके विधायक जो अपने क्षेत्र की बात रखें, लेकिन नहीं रखेंगे, बहिष्कार करेंगे। किन मुद्दों पे बहिष्कार करेंगे? सड़क के लिए बहिष्कार नहीं करेंगे, पानी के लिए बहिष्कार नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के लिए बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस पार्टी के ठीक पास है। है ही नहीं। ठीक है। केवल मात्र इस बात में बहिष्कार करेंगे ये लोग, व्यक्तिगत आरोप लगा करके। और इसीलिए राजस्थान की जनता ने और भारत की जनता ने ठीक है। इस कांग्रेस पार्टी को संन्यास दे दिया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, क्षेत्रीय दलों पे डिपेंड हो रही है, उससे कांग्रेस का भविष्य अंधकार में। ठीक है। राजस्थान में कल जब ठीक है परिणाम चेतन आएंगे साहब, तो ये मैं भी भी एक चैनल बड़ा पे सवाल है रहूंगा, कि किस हम सब तरीके से रहेंगे। कांग्रेस अब आने वाले भविष्य की अपनी रणनीति में कितना अब जो है क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के चलेगी। ये इस पर तो निश्चित रूप से आने वाले जो चर्चाएं हैं वो उस पर बात होगी। लेकिन जितेंद्र मीणा साहब, कल की आप लोग की क्या तैयारी है? आप लोग के कार्यकर्ता, आपके नेता मौजूद रहेंगे मतगणना स्थलों पर, क्या तैयारी कल की भी आप लोगों ने की है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लीडरशिप है वो दोनों जगह पर मौजूद रहेगी। चाहे दोनों जहां भी काउंटिंग हो रही है, डूंगरपुर और उदयपुर, दोनों जगहों पर हमारे नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हमारे जो मतगणना स्थल पे जो अंदर जाने वाली टीम है, वो सारी की सारी तैयारियां हमारी है। और इस चीज को लेकर के खास करके, क्योंकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हमें मैंने पहले भी कहा था कि हमें आशंकाएं हैं खास करके सलूम्बर वाली सीट को लेकर, क्योंकि बीजेपी वहां पर गड़बड़ी पैदा कर सकती है। तो इसके लेकर के भी हम लोगों ने स्पेशली अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो बाकी लोग हैं उन सबको निर्देश जारी किए हैं कि भाई अगर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा करे तो प्रशासन की मदद ले, प्रशासन को इन्फॉर्म करें। और इन्हीं सब चीजें तैयारियों के साथ हम लोग हैं। और
और हम पूरा ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भाजपा इन दोनों जगहों पर फैल रही है। तमाम मसलों पर जो है यहाँ का जो उनका जो कितने मतों से, 10 महीने का कितने मतों से जितेंद्र मीना साहब आपके प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे? मैं मतों का तो खैर भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान दोनों आप लोगों ने जगहों पर कितना अनुमान लगाया कि इतना प्रतिशत तो वोट हम पे आएगा ही? अगर मैं बात करूं सलूम्बर में हम लोगों को जीत का जो अंतर है वो कम से कम 10,000 से ज्यादा से हम लोग सलूम्बर की सीट जो है हम जीत पाएंगे। और अगर मैं 84 की बात करूं तो 60,000 के प्लस हमारा जीत का आंकड़ा 84 रहेगा। और वो इसलिए क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड हमारा लगभग 70,000 का था, लेकिन क्योंकि उस समय वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। 84 पे आप लोग कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं? 84 आपको लग रहा है कि मजबूती से आप लोग निकालेंगे? चेतन राजपुरोहित साहब कितना 7 सीटें हैं, राजेंद्र राठौर साहब कह रहे हैं 6-1 हो सकता है, 5-2 हो सकता है, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले से शुरुआत में कहा आपको 7 की 7 सीटें जीतेंगे। राजेंद्र राठौर साहब भी 7 की 7 नहीं कह रहे चेतन जी। आता हूं। हमारे बीएपी के मित्र बहुत अच्छी बात अभी बता रहे थे, गड़बड़ी कर सकते हैं, ये रुझान है। बीएपी के मित्र को पता है कि ये हारने वाले हैं, इसीलिए भूमिका बनानी शुरू कर दी है। और कल आप देखना 11 बजे तक मेरे को ऐसा विश्वास है कि ईवीएम भी लाइन में आ जाएगी, ईवीएम भी खराब हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर चेतन खराब हो जाएगा। राजपुरोहित साहब, मैं कह रहा हूँ राजेंद्र राठौर साहब भी ये कह रहे हैं कि 5-2 रह सकता है मामला, 2 सीट हार भी सकते हैं। मैं कह रहा हूँ राजेंद्र जी राठौड़ बहुत अनुभवी नेता है हमारी पार्टी के, बहुत वरिष्ठ नेता है। उनका आंकलन, अपना आंकलन हो सकता है, सभी कार्यकर्ताओं को होता है। ठीक है, लेकिन आपको विश्वास है कि 7 के 7? राजेश खटारा साहब, कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? राजेश खटारा साहब, देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, बीजेपी से बढ़िया प्रदर्शन होगा। ठीक है, ये बस यही आपको इतना जवाब पर्याप्त रहेगा। बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कांग्रेस को है। सुशांत पारेख, समय बिल्कुल कम है, 10 सेकंड में आपका आकलन क्या है? कौन सी पार्टी किस सीट पर विजय पताका लहराने वाली है कल? देखिए राहुल, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, 1 सीट उनके पास थी, तो वो जितना गेन कर रहे हैं वो प्लस में ही है। और वो दिखाई भी दे रहा है कि बहुत बेहतर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ती तो शायद इंडिया गठबंधन के लिहाज से परिणाम बेहतर हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वहां पार्टी वहां पर मजबूत है, कांग्रेस भी जानती है अच्छे से, इसीलिए शायद राजेश जी कोई आंकड़ा देने से अभी बच रहे हैं। लेकिन अपर हैंड मुझे 7 सीटों में जो है भाजपा का दिखाई दे रहा है। ठीक है सुशांत, शुक्रिया आपका तमाम आपके एनालिसिस के लिए। जितेंद्र मीना शुक्रिया आपका, राजेश खटारा साहब शुक्रिया, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपका भी शुक्रिया। कल परिणाम आ जाएंगे तो आज के इस शो में जो सब बातें हुई हैं, जो सब दावे हुए हैं, जो सब एनालिसिस हुए हैं, कितना ठीक, कितना गलत, कितना मजबूत, कितना कमजोर, कल साफ हो जाएगा। कल का इंतजार करते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।